नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसके अंतर्गत आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एकीकृत माल एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इससे पहले हमने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर के बारे में पढ़ा है, और आज से हम एकीकृत माल एवं सेवा कर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि माल एवं सेवा कर के अंतर्गत जीएसटी कानून के अंतर्गत जो आपूर्ति है, माल और सेवा की जो आपूर्ति है उसको दो वर्गों में विभाजित किया हुआ है। आपूर्ति को इंट्रा स्टेट सप्लाई, माल और सेवा की जो आपूर्ति है, सप्लाई है, उसको दो वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी कि जब माल या सेवा की आपूर्ति राज्य के भीतर की जाती है, राज्य के भीतर आपूर्ति, उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। और दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति की जाती है, यानी कि राज्य के बाहर आपूर्ति की जाती है, तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। और राज्य के बाहर आपूर्ति तथा साथ ही साथ अगर विदेशों को निर्यात किया जाता है माल का, एवं विदेशों से आयात, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आपूर्ति की जाती है, तो उसको इंटर स्टेट यानी अंतरराज्यीय आपूर्ति कहते हैं। और साथ ही साथ विदेशों को अगर माल या सेवा का निर्यात किया जाए या विदेशों से माल या सेवा आयात की जाए, मंगवाई जाए, तो भी उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। तो इंटर स्टेट सप्लाई में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की गई माल और सेवाओं को भी शामिल किया गया है। तो राज्य के भीतर आपूर्ति पर दो कर लगाए जाते हैं, एक तो सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। अगर राज्य है तो एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है, जिन प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, जो केंद्र के द्वारा शासित होती हैं, संघ के राज्य क्षेत्र में आती है, संघ राज्य क्षेत्र या फिर केंद्र शासित प्रदेश, उनको यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो अगर राज्य है तो एसजीएसटी, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी यूटीजीएसटी चार्ज किया जाता है। तो राज्य के भीतर आपूर्ति, अगर राज्य के भीतर ही आपूर्ति की जाती है तो दो प्रकार से कर लगाए जाते हैं, दो कर लगाए जाते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। और इसलिए ही इस जो ये कर व्यवस्था है माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत, इसको द्विकर प्रणाली कहते हैं। तो जो सीजीएसटी है, सीजीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है, और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी उस संघ राज्य क्षेत्र या उस राज्य की सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है। तो सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके लिए कानून बनाया गया है, जो अधिनियम बनाया गया है, उसको सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, या फिर केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 बनाया गया है इसके लिए। और जो एसजीएसटी राज्य सरकार के द्वारा वसूल की जाती है, उनके लिए प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा एसजीएसटी अपने राज्य से संबंधित राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम बनाया गया है प्रत्येक राज्य के द्वारा। और अगर यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर भी केंद्र के द्वारा अधिनियम बनाया गया है यूटीजीएसटी के संबंध में। तो सीजीएसटी जो है, सीजीएसटी देश की संसद में पारित किया गया, और ये सीजीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा सीजीएसटी एक्ट बनाया गया है। और एसजीएसटी एक्ट जो है प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में पारित किया जाता है, विधानसभा में पारित किया गया, और प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा एसजीएसटी के संबंध में अधिनियम बनाया गया है। और जो यूटीजीएसटी है, इसके संबंध में जो अधिनियम है वो बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और इसको देश की
संसद में पारित किया गया है। तो अगर और सीजीएसटी और एसजीएसटी में को जो कर है, जीएसटी को दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी माल पर कर की दर 18% है तो 9% सीजीएसटी के रूप में और 9% एसजीएसटी के रूप में लगाया जाएगा। और सीजीएसटी के रूप में लगाया जाने वाला कर केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। इस कर को आपूर्तिकर्ता द्वारा या जिस व्यक्ति पर कर का दायित्व है उसके द्वारा केंद्र सरकार के खाते में जमा करवाया जाता है, जबकि एसजीएसटी और यूटीजीएसटी जो है वो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को जमा करवाया जाता है। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आपूर्ति की जाती है तो इस पर जो कर लगाया जाता है उसको आईजीएसटी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसके संबंध में जो अधिनियम पारित किया गया है, जो एक्ट बनाया गया है, वो 2017 में बनाया गया। और ये जो एक्ट है आईजीएसटी के संबंध में, ये भी संसद में, देश की संसद में पारित किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो सीजीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, यूटीजीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया और संसद में पारित किया गया, और आईजीएसटी भी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है और उसको संसद में पारित किया गया है। जबकि जो एसजीएसटी है वो प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है और इसको राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है। आईजीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री की जाती है या फिर माल का विदेशों को निर्यात किया जाता है या किसी माल को विदेशों से आयात किया जाता है तो उस पर जो कर लगाया जाता है जीएसटी के रूप में, वो है आईजीएसटी। और आईजीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर राजस्थान से महाराष्ट्र में आपूर्ति की जाती है तो उस पर आईजीएसटी लगाया जाएगा। अगर भारत से अमेरिका को माल या सेवा का निर्यात किया जाता है तो इस पर भी आईजीएसटी के रूप में कर लगाया जाएगा। और अगर अमेरिका से भारत आयात किया जाता है, माल मंगवाया जाता है, तो भी आईजीएसटी लगाया जाएगा। तो राजस्थान से महाराष्ट्र अगर माल या सेवा की आपूर्ति की जाती है तो जो कर है वो कर आपूर्तिकर्ता के द्वारा चुकाया जाएगा। जो राजस्थान का व्यापारी है जिसने राजस्थान से महाराष्ट्र में माल या सेवा की आपूर्ति की है उसके द्वारा आपूर्तिकर्ता के द्वारा कर चुकाया जाएगा। अगर भारत से अमेरिका माल का निर्यात किया गया है तो ऐसी स्थिति में भी भारत का जो आपूर्तिकर्ता है जिसने माल की सप्लाई की है उसके द्वारा कर चुकाया जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका से भारत माल का आयात किया है तो ऐसी स्थिति में जो माल का प्राप्तकर्ता के द्वारा आईजीएसटी चुकाया जाएगा। इंपोर्ट पर भी कस्टम ड्यूटी के साथ साथ आईजीएसटी चुकाया जाता है और ये आईजीएसटी प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाया जाता है विपरीत प्रभार के अंतर्गत, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत। और रिवर्स चार्ज के प्रावधानों की बात जब हमने सीजीएसटी पढ़ा था, केंद्रीय माल एवं सेवा कर के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, रिवर्स चार्ज के बारे में। तो जब माल का आयात किया जाता है उस समय प्राप्तकर्ता द्वारा विपरीत प्रभार के अंतर्गत आईजीएसटी का भुगतान केंद्र सरकार को किया जाता है। तो जो सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में जो कर की दरें हैं उनको एकीकृत कर दिया जाता है, उनको जोड़ दिया जाता है और जोड़कर दोनों के योग के बराबर आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। मान लीजिए कि किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति पर राज्य के भीतर 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी चार्ज किया जाता है तो आईजीएसटी के अंतर्गत इन दोनों को एकीकृत कर लिया जाता है, इन दोनों का योग कर लिया जाता है और इन दोनों के टोटल के बराबर, यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर 9% सीजीएसटी है और 9% एसजीएसटी है किसी माल या सेवा की आपूर्ति पर, तो उसी माल या सेवा की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर यानी इंटरस्टेट सप्लाई पर 9% प्लस 9% यानी 18% आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो आईजीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है, लेकिन आईजीएसटी का कुछ हिस्सा जो उपभोक्ता राज्य है
जो कंज्यूमर स्टेट है उसको भी इसमें से कुछ हिस्सा दिया जाता है। तो हिस्से का प्रतिशत माल एवं सेवा कर परिषद, माल जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आईजीएसटी में से कितना हिस्सा उपभोक्ता राज्य को दिया जाए। तो माल एवं सेवा कर कानून गंतव्य आधारित डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जिस राज्य, जो राज्य डेस्टिनेशन है, जो राज्य ने माल का उपभोग किया है, जो उपभोक्ता राज्य है, जो कंज्यूमर स्टेट है, उसके द्वारा जो है कर वसूल किया जाता है। तो अगर राजस्थान से महाराष्ट्र माल भेजा जाता है तो राजस्थान का आपूर्तिकर्ता केंद्र सरकार को आईजीएसटी का भुगतान करेगा और इस आईजीएसटी में से कुछ हिस्सा उपभोक्ता राज्य महाराष्ट्र को दिया जाएगा आईजीएसटी में से, क्योंकि राजस्थान के आपूर्तिकर्ता ने राजस्थान से महाराष्ट्र माल भेजा और जो कर का भुगतान है वास्तविक रूप से महाराष्ट्र का जो प्राप्त करता है उसने माल या सेवा के मूल्य पर चुकाया है और इस कर को वसूल किया है राजस्थान के आपूर्तिकर्ता ने और राजस्थान के आपूर्तिकर्ता ने केंद्र सरकार को आईजीएसटी के रूप में चुकाया है। लेकिन वास्तविक जो भुगतान हुआ है, जिसकी जेब से जो कर का भुगतान हुआ है, वो महाराष्ट्र का प्राप्त करता है, महाराष्ट्र का व्यापारी है। इसलिए गंतव्य आधारित डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने की वजह से आईजीएसटी में से एक हिस्सा जो राज्य डेस्टिनेशन है आपूर्ति में, जो राज्य उपभोक्ता है, जिस राज्य में माल या सेवा का उपभोग किया गया है, उस राज्य की सरकार को आईजीएसटी में से कुछ हिस्सा दिया जाता है। तो आईजीएसटी के अंतर्गत एकीकृत माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत जब माल की सप्लाई एक राज्य से दूसरे राज्य में की जाती है, उस स्थिति में जो प्राप्ति या आपूर्ति का स्थान है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हमको आपूर्ति या प्राप्ति का स्थान ज्ञात करना आवश्यक है। तो आईजीएसटी के अंतर्गत प्राप्ति और आपूर्ति का स्थान ज्ञात करना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो आपूर्ति का स्थान कि आपूर्ति कहां से की गई है, आपूर्ति का स्थान ज्ञात करने के लिए अगर जो आपूर्ति करता है उसने आपूर्ति ऐसे स्थान से की है जो आपूर्ति ऐसे स्थान से की है जिसका पंजीकरण करवाया हुआ है, तो पंजीकरण का स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। यानी कि जिस स्थान पर, जिस जगह आपूर्तिकर्ता ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है अपने व्यवसाय का और आपूर्ति भी उसी जगह से की है, तो जो उसका रजिस्टर्ड प्लेस है, जो उसके पंजीकरण का स्थान है, वही आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। अगर पंजीकरण के स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से आपूर्ति की है, तो अन्य किसी स्थायी स्थान से आपूर्ति की है, तो जो स्थायी स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। तो अगर जिस स्थान का पंजीकरण करवाया हुआ है, जिस जगह का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, उसके अलावा अन्य किसी स्थायी स्थान से अगर उसने आपूर्ति की है, तो जो स्थायी स्थान है, जो उसका स्थायी प्रतिष्ठान है, वही आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। स्थायी स्थान से तात्पर्य है पंजीकरण के स्थान के अलावा जिस जगह का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उसके अलावा अगर उसने और कहीं अपना प्रतिष्ठान बना रखा है जहां पर लोग काम कर रहे हैं, जहां पर कोई तकनीकी संसाधन जैसे कंप्यूटर और कोई मशीनें आदि लगा रखी हैं और वो एक प्रकार से उसका व्यवसाय का एक स्थायी स्थान है, तो
ऐसा स्थान फिर आपूर्ति का स्थान मान लिया जाता है अगर पंजीकरण के स्थान के अलावा उस स्थायी स्थान से, उस स्थायी प्रतिष्ठान से उसने आपूर्ति की है। तो अगर एक से अधिक स्थानों से आपूर्ति हुई है, अगर पंजीकरण के स्थान से आपूर्ति नहीं हुई है और जो उसका एक कोई अन्य स्थायी प्रतिष्ठान उसने स्थापित कर रखा है, स्थायी जगह उसने व्यापार के लिए बना रखी है, वहां से भी अगर आपूर्ति नहीं की है बल्कि उसने आपूर्ति एक से अधिक स्थानों से की है, तो ऐसी स्थिति में जो स्थान आपूर्ति से सीधा संबंधित है, जहां से मेन सप्लाई हुई है, उस स्थान को आपूर्ति का स्थान मान लिया जाता है। और अगर उपर्युक्त के अलावा अन्य प्रकार से अगर आपूर्ति की है, ना तो उसने पंजीकरण के स्थान से आपूर्ति की है, ना ही किसी अन्य स्थायी प्रतिष्ठान से उसने आपूर्ति की है, और अगर ना ही उसने एक से अधिक स्थानों से आपूर्ति की है, यानी कि तीनों स्थितियों में भी अगर आपूर्ति का स्थान निर्धारित नहीं किया जा सकता उपर्युक्त तीनों स्थितियों में, तो फिर चौथी स्थिति में जो आपूर्ति का स्थान है वो उसका जो निवास स्थान है आपूर्तिकर्ता का, वही उसका आपूर्ति का स्थान माना जाएगा आपूर्ति के संबंध में। तो अगर उपर्युक्त तीनों प्रकार से ही अगर आपूर्ति का स्थान निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो जो आपूर्तिकर्ता का निवास स्थान है उसको ही आपूर्ति का स्थान मान लिया जाता है। अब हम बात करेंगे प्राप्ति के स्थान के बारे में कि माल की प्राप्ति का स्थान कौन सा माना जाए। प्राप्ति का स्थान, तो प्राप्ति के स्थान में भी यही नियम लागू होते हैं, यही प्रावधान लागू होते हैं। अगर प्राप्ति ऐसे स्थान पर की है जिसका पंजीकरण करवाया हुआ है, अगर प्राप्ति ऐसे स्थान पर की है जिसका पंजीकरण करवाया हुआ है, तो जो पंजीकरण का स्थान है यानी जो रजिस्टर्ड उसका जो व्यवसाय की जगह है वही प्राप्ति का स्थान माना जाएगा। अगर पंजीकरण के स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान पर आपूर्ति, अन्य किसी स्थायी स्थान पर आपूर्ति प्राप्त की है, स्थायी स्थान से तात्पर्य है जहां पर एक स्थायी प्रतिष्ठान स्थापित किया है, जहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जहां पर और तकनीकी संसाधन लगाए हुए हैं, तो अगर पंजीकरण के स्थान के अलावा उसने कहीं किसी अन्य स्थायी प्रतिष्ठान पर आपूर्ति प्राप्त की है, तो स्थायी स्थान को या स्थायी प्रतिष्ठान को ही प्राप्ति का स्थान माना जाएगा, प्राप्ति का स्थान माना जाएगा। अगर एक से अधिक स्थानों पर माल की प्राप्ति की है, एक से अधिक स्थानों पर माल की प्राप्ति की है, तो जो स्थान माल की प्राप्ति से सीधा संबंधित है, यहाँ पर जहां पर डायरेक्ट माल की सप्लाई हुई है, जो जहां पर माल की मेन सप्लाई हुई है, उसी को हम प्राप्ति का स्थान मानेंगे। अगर प्राप्ति के स्थान का निर्धारण उपर्युक्त तीनों प्रकार से भी नहीं किया जा सके, तो फिर प्राप्तिकर्ता के निवास का स्थान ही प्राप्ति का स्थान मान लिया जाता है एकीकृत माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने एकीकृत माल एवं सेवा कर के बारे में जाना, उसका परिचय पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।